अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम जो फिलहाल नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद है, उसके ऊपर हमले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन इससे पहले कि हम ये बताएं कि कौन हो सकता है सलेम पर हुए हमले के पीछे, आइए जान लेते हैं कि आखिर पुलिसिया जांच कहां तक पहुंची। क्या पुलिस वाले बिक गए थे? क्या जेल वाले बिक गए थे? या फिर पूरा तंत्र ही बिक गया था? किसी न किसी ने तो अपना ईमान बेचा होगा, किसी न किसी ने वर्दी का सौदा किया होगा, किसी न किसी की हवस, चाहे वो दौलत की हो या फिर चरित्र की, इतनी बढ़ गई होगी कि वो अपने पद, गरिमा और स्वयं के सम्मान को भी भूल गया होगा और गिरते गिरते इतना गिरा होगा कि अपराधी के तलवे तक चाट बैठा होगा। वरना किताबों में तो हमारा कानून इतना सख्त है कि जेल के भीतर पिस्तौल तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाहर से हथियार अंदर लाना और उसका वापिस यूज होना, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, ये सीरियस मैटर है। इसमें दो बात है, एक पैसा का इसमें यूज हो सकता है और सेकंड कैमोफ्लेज हो सकता है। शनिवार को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूरा दिन इसी बात की जांच पड़ताल में लगा दिया कि आखिर तलोजा जेल के भीतर पिस्तौल कैसे पहुंची तो पहुंची। हत्या के खूंखार मामले में आरोपी देवेंद्र जगताप ने गोली कैसे चला दी? चलो गोली चली तो चली, लेकिन सबसे कुख्यात अपराधी अबू सलेम पर ही क्यों चली? तलोजा जेल में हुए इस खून खराबे के पीछे के सच को जानने के लिए क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र जगताप को अपनी कस्टडी में ले लिया है। क्राइम ब्रांच को यह हिरासत कोर्ट के आदेश पर मिली है। क्राइम ब्रांच की एक टीम का शक सबसे पहले उन 10 पुलिस वालों पर है जो गुरुवार को देवेंद्र जगताप को तलोजा जेल से मुंबई सेशन कोर्ट लेकर गए थे, क्योंकि यही वो समय था जब जगताप ने पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस जुगाड़ किए होंगे। आखिर वकील शाहिद आजमी की हत्या के इस खूंखार आरोपी को ये पुलिस वाले इतनी लापरवाही से कैसे छोड़ सकते थे? क्राइम ब्रांच ने इन सभी 10 पुलिस वालों का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद बारी थी तलोजा जेल के दरवाजे पर तैनात उन जांच कर्मियों की, जिनकी जांच से गुजरने के बाद ही देवेंद्र जगताप जेल के भीतर दाखिल हुआ होगा। आखिर ये कैसी जांच थी कि देसी पिस्तौल के साथ वो अपने सेल में पहुंच गया? यही नहीं, क्राइम ब्रांच जगताप की बीवी और उन 3 लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जो गुरुवार को कोर्ट में मिलने के लिए पहुंचे थे। क्राइम ब्रांच को शक तो अबू सलेम के खुराफाती दिमाग पर भी है, उसका भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। लेकिन सच अगर इतनी आसानी से बाहर आ जाए तो कहना ही क्या। जी हाँ, ये कहने को ही जेल है, क्योंकि इसके भीतर बंद चंद टुच्चे लोगों ने फिर जता दिया कि कानून तो इनकी जेब में बंद है और ये जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। आप तो बस जांच कराते रहिए। जेल के अंदर हुए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के ऊपर फायरिंग के मामले में तलोजा जेल के पुलिस कर्मियों के साथ साथ नई मुंबई पुलिस कर्मी भी कटघरे में खड़े हैं। पुलिस ने इन सभी का बयान तो दर्ज किया है, लेकिन पुलिस को उस कड़ी को सुलझाना पड़ेगा जिससे ये साफ हो पाएगा कि अबू सलेम के ऊपर फायरिंग किसने और क्यों करवाई। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ मुनीश पांडे, नई मुंबई, आज तक। मुंबई में कई ऐसे लोग जो अबू सलेम और उसके हर तिकड़म को जानते हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि हमला किसी और ने कराया होगा, और वो भी अबू सलेम पर। अबू सलेम पर चली गोलियां चलाने वाला अंडरवर्ल्ड सरगना और माना हुआ शार्प शूटर। बेहद नजदीक से गोली चलाने के बावजूद शार्प शूटर का निशाना चूक गया। हमले में सलेम मामूली जख्मी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर जेल के अंदर हुए इस हमले की कहानी को क्या आप बचा पा रहे हैं? जी हाँ, मुंबई पुलिस के पुराने अफसर और अंडरवर्ल्ड मामलों के जानकार भी सलेम पर हुए इस ताजा हमले पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों और अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए काम कर चुके पुलिस अफसरों की माने तो देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी का निशाना कभी चूकता नहीं है। फिर आखिर क्या वजह थी कि बेहद नजदीक से 2 गोलियां चलाने के बावजूद जेडी का निशाना चूक गया? अगर इस हमले के पीछे डी कंपनी थी तो फिर अबू सलेम जैसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन के खात्मे के लिए देसी कट्टे का इस्तेमाल क्यों किया गया? सूत्र बताते हैं कि इन सब सवालों का जवाब एक ही है। सलेम ने यह हमला खुद अपने ऊपर करवाया था।
मेरे को तो लगता है ये प्री प्लान है। मतलब जब फायरिंग यूज किया जाता है और जो फायरिंग करने वाला आदमी है 2 गोली मारता है तो हाथ पे क्यों मारे? ही इज ए गुड शूटर। और ऐसा आदमी का ये जो शूटिंग है ये कैसा इधर गलत हो गया, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सूत्र बताते हैं कि अबू सलेम जल्द से जल्द वापस पुर्तगाल जाना चाहता है और ये हमला उसके भारत से वापस पुर्तगाल प्रत्यर्पण के दलीलों को और वजन देगा। पोर्तुगल सरकार ने एक कंडीशन नहीं डाला था कि उसको फांसी नहीं दे, उसका सिक्योरिटी भी देखे। सिक्योरिटी वो अभी सोचता होगा कि सिक्योरिटी तो बराबर सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कुछ तो एलिगेशन करके वो बहाना बना के वो वापस कोर्ट में अर्जी करके वो एक्स्ट्राडिक्शन का फायदा उठा के वो वापस जाने के लिए तैयारी की वो एक हो सकती है। साल 2005 में अबू सलेम को वापस भारत इस शर्त पर पुर्तगाल से लाया गया था कि उस पर कोई भी ऐसा मामला नहीं चलेगा जिससे उसे मौत की सजा हो। लेकिन मुंबई लौटने के बाद सलेम के खिलाफ कई ऐसे मामलों की सुनवाई हिंदुस्तान की अदालतों में शुरू हो गई जिसमें उसे मृत्युदंड तक हो सकता था। सलेम के वकील इन मामलों को मुद्दा बनाकर पुर्तगाल की कोर्ट में अपील की और पुर्तगाल सरकार ने सलेम का प्रत्यर्पण रद्द कर उसे वापस भेजने का फरमान सुनाया था। पुर्तगाल की अदालत के इस फैसले के बाद भारत सरकार ने सलेम पर चल रहे उन सभी मामलों को वापस ले लिया जिसमें उसे मौत की सजा हो सकती थी। सलेम ने 2010 में हुए हमले के बाद जान पर खतरे की आशंका जताते हुए पुर्तगाल सरकार से उसे वापस बुलाने की मांग की थी। सलेम का यह दाव तब काफी कारगर साबित हुआ था। तो क्या एक बार फिर से सलेम अपना पुराना दांव खेलेगा और क्या एक बार फिर पुर्तगाल सरकार उसकी बात सुनेगी? इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। राजेश कुमार, मुंबई आज तक। कहते हैं अबू सलेम के एक कॉल से बॉलीवुड और रियल एस्टेट मार्केट में हड़कंप मच जाता है। आखिर अबू सलेम है कौन और वो डॉन कैसे बना? अपने स्टाइल और लुक के लिए अंडरवर्ल्ड में मशहूर अबू सलेम को चिकना बुलाया जाता था और वो अपने गैंग के लिए बॉलीवुड से उगाही करता था, धमकी भरे कॉल और फायरिंग करवाता है। लेकिन इस डॉन की शुरुआत बेहद मामूली थी। यूपी आजमगढ़ के सराय मीर गांव से सलेम पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली गया, जहां वो एक ड्राइवर की नौकरी करता था। लेकिन अपनी नौकरी से नाखुश सलेम मुंबई आया और छोटे मोटे वारदातों को अंजाम देने लगा। फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस की नजर सलेम पर पड़ी। 90 के दशक में अबू सलेम डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। अपने अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिनों में वो गाड़ी चलाने का काम किया करता था। अपने आकाओं का विश्वास जीतने के बाद अबू सलेम को बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त को बंदूक सप्लाई करने का काम सौंपा गया। संजय दत्त को जो बंदूकें दी गईं, वो 1993 के बम धमाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले असला बारूद की खेप का हिस्सा था। धमाकों के बाद ही दाऊद और उसके भाई देश छोड़कर भाग गए और उन्हें अपना काम मुंबई में चलाने के लिए सलेम जैसे गुर्गे चाहिए थे। इसी के बाद शुरू हुआ सलेम का डॉन बनने का सिलसिला। सलेम को बॉलीवुड और बिल्डरों से उगाही का काम दिया गया था। उसके दिल्ली, मुंबई से लेकर और भी जगहों पर हफ्ता वसूली के कई मामले दर्ज हैं। 1993 में हुए बम धमाकों के मामले के अलावा सलेम पर जो सबसे ज्यादा अहम मामले हैं वो हैं बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का मामला, अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी की हत्या, फर्जी पासपोर्ट के एक मामले में सलेम को सजा हो चुकी है जबकि 2 मामले बाकी है, दिल्ली के 2 व्यापारियों को वसूली के लिए धमकी भरे कॉल करने का मामला। लेकिन डी कंपनी से उसका मनमुटाव टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के बाद शुरू हुआ। सलेम ने गुलशन कुमार को उगाही के लिए फोन किए थे, लेकिन कुमार के पैसे न देने पर उसने हमला करवा दिया। दाऊद को लगा कि सलेम दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठा रहा है और इसी मनमुटाव की वजह से सलेम भी भाग खड़ा हुआ। उसने अपना गैंग खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कई देशों में भागते भागते आखिरकार वो पुर्तगाल में 2002 में पकड़ा गया। अबू सलेम के साथ पकड़ी गई थी फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी। दरअसल सलेम की मुलाकात मोनिका बेदी से तब हुई जब वो बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। सलेम ने बेदी को फिल्मों में रोल दिलाने में मदद की और देखते ही देखते उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और यही नजदीकियां प्यार में तब्दील हो गई। जब सलेम देश छोड़कर भागा तब साथ थी मोनिका, लेकिन आखिरकार भारत सरकार ने जब 2005 में प्रत्यर्पण संधि के तहत सलेम को भारत लेकर आई तो साथ मोनिका भी थी। लेकिन अब जेल में डॉन है तो महबूबा का साथ छूट गया है।
मोनिका अब अपने आशिक को पहचानने से भी इनकार करती है। दिव्येश नायर, मुंबई, आज तक। जिसे हम जेल कहते हैं वो अपराधियों के लिए किसी रेस्ट हाउस जैसा ही है। इन जेल की सलाखों में इतनी ताकत नहीं कि अपराधियों के काले कारनामों को रोक सके। अपराधी जेल में हो या फिर बेल पर, वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे करते हैं। पिछले कुछ सालों में अंडरवर्ल्ड के कई सरगना मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े। कुछ को पुलिस ने मुंबई में ही धर दबोचा तो कुछ विदेशों में पकड़े गए। कानून के शिकंजे में आए ये डॉन फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जेलों में बंद हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात ये कि जेल में बंद ये डॉन वहां से भी अपराध की दुनिया में राज करने से बाज नहीं आ रहे। जैसे नाम मुस्तफा दोसा, गैंग डी कंपनी, 93 बम धमाकों का आरोपी, आर्थर रोड जेल में बंद। मुस्तफा दोसा के बारे में कहा जाता है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर उसका एक अलग साम्राज्य है। आर्थर रोड जेल में आने वाला हर नया कैदी दोसा के सामने सर झुकाने को मजबूर होता है। दोसा ने ही साल 2010 में अबू सलेम पर जेल में हमला किया था। सूत्रों की माने तो आर्थर रोड जेल में आए नए कैदियों को डी कंपनी के लिए रिक्रूट करने की जिम्मेदारी दोसा के पास है। संतोष शेट्टी साल 2004 में छोटा राजन से अलग होकर अपना खुद का गैंग बनाया। साल 2011 में बैंकॉक में पकड़ा गया। हत्या, अपहरण, हफ्ता वसूली के कई मामलों में आरोपी, फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो सलेम के हमलावर देवेंद्र जगताप ने संतोष शेट्टी के कहने पर ही 26/11 मामले में आरोपियों के वकील शाहिद आजमी की हत्या की थी। तब देवेंद्र जगताप भरत नेपाली गैंग के लिए काम करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही संतोष शेट्टी ने देवेंद्र के आका भरत नेपाली को धोखे से बैंकॉक में ही मार दिया। सूत्रों की माने तो संतोष शेट्टी अपने खासम खास विजय शेट्टी की मदद से जेल में बंद होने के बावजूद अपने गैंग को बेखौफ चला रहा है। अरुण गवली खुद का गैंग चलाता है। साल 2012 में हत्या का दोषी, फिलहाल तलोजा जेल में बंद। अरुण गवली अंडरवर्ल्ड का पहला सरगना था जिसने राजनीति में कदम रखा। गवली चुनाव भी जीता और महाराष्ट्र विधानसभा भी पहुंचा, लेकिन शिवसेना के नगर सेवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साल 2012 में गवली को अदालत ने हत्या का दोषी पाया। सूत्रों की माने तो मुंबई के दगड़ी चाल और भायकला इलाके में अभी भी गवली का दबदबा कायम है। अंडरवर्ल्ड के कुछ और डॉन भी हैं जो अभी जेल में हैं। उनमें बंटी पांडे और छोटा राजन के खास डीके राव का नाम शामिल है। डीके राव जहां हत्या और हफ्ता वसूली के मामलों में ठाणे जेल में बंद है, वहीं बंटी पांडे फिलहाल नैनीताल जेल में बंद है। लेकिन इनका गैर कानूनी कारोबार बेरोक टोक जेल से भी जारी है। कितना बढ़िया है जेल का ये खेल। अपराधी जेल में सेफ होता है, जेल की आड़ में उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहता है और डॉनगिरी भी चलती रहती है। बस कोई ठगा जाता है तो देश का कानून। राजेश कुमार, मुंबई, आज तक।